नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया से टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी एक लड़ाई बंद नहीं हुई थी कि दूसरी शुरू हो गई, और जब दूसरी लड़ाई में एक छोटा सा ब्रेक चल ही रहा था कि इजराइल ने एक नई जंग शुरू कर दी है। आज मैं बात कर रहा हूं इजराइल के एक ऐसे जंग की जो शुरू होने वाला है और वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप देख ही रहे थे कि ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग चल रही थी, लेकिन इस बीच इजराइल ने एक और नए मोर्चे पर जंग का ऐलान कर दिया है। और जानते हैं, इस जंग में हथियार, मिसाइल या फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक टेंडर है। एक ऐसा टेंडर जिसकी वजह से इजराइल की बाकी दुनिया के साथ एक अलग किस्म की जंग शुरू हो सकती है। तो अब मैं इस पहेलियों को बुझाने के बजाय इसके सीधे सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। मुद्दा यह है कि इजराइल ने जेरूसलम के एक खास इलाके में, जो कि विवादित है और जिसे फिलिस्तीन के कब्जे का इलाका माना जाता रहा है, उस इलाके में अपना एक टेंडर निकाला है। और उस टेंडर के तहत इजराइल वहां पर करीब 1200 से अधिक घर बनाना चाहता है। और इसके लिए जैसे ही इजराइल की सरकार ने, प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार ने जैसे ही टेंडर निकाला, पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय देश ने, सब ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इजराइल की सरकार से कहा है कि आप ऐसा मत करो, अगर आपने ऐसा किया तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बल्कि यूरोपीय देशों ने यहाँ तक चेतावनी दी कि इस फैसले को लागू करने में इजराइल में जो शामिल होगा उन सब पर हम कड़े प्रतिबंध तक लगा सकते हैं, और आगे इजराइल के लिए ये इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा और आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कि अगर इजराइल ने 1200 घर किसी ज़मीन पर बनाने का फैसला किया है तो इससे दुनिया में कैसे एक नई जंग शुरू हो सकती है। तो आप तो जानते ही हैं कि ज़मीन एक बड़ा कारण होता है किसी भी लड़ाई का। महाभारत में भी ज़मीन एक बड़ा मुद्दा रहा था, और घर घर की लड़ाई में ज़मीन एक खास भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ पर जो मामला पेचीदा है कि इजराइल और फिलिस्तीन का मामला क्या है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त जो जेरूसलम के एक बड़े इलाके पर इजराइल का अपना कंट्रोल है, वहीं दूसरी तरफ ठीक उसके बगल में जो बहुत से इलाके ऐसे हैं जो फिलिस्तीनी लोगों के कब्जे में हैं। 2004-05 में ओस्लो एग्रीमेंट के तहत जो समझौता हुआ है, उसमें उन इलाकों को 3 हिस्से में बांटा गया है, ए, बी, सी। ए वो इलाका है जहां पर फिलिस्तीन के लोगों का पूरा कंट्रोल है, मतलब ज़मीन भी उसकी होगी, सिक्योरिटी भी उसकी होगी। बी वो इलाका है जहां पर ज़मीन तो फिलिस्तीनी लोगों की होगी, लेकिन सिक्योरिटी का काम जो है वो इजरायली सैनिक करेंगे। और सी वो इलाका है जहां पर कि इजरायली लोग उस ज़मीन को, जो विवादित ज़मीन है, उसे अपना बताते हैं, तो ज़मीन भी उनकी होगी और सिक्योरिटी भी उनकी होगी। ये मोटे तौर पर अभी एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। अब इजराइल की सरकार ने एक टेंडर निकाला है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस टेंडर की जो तारीख है वो 19 अक्टूबर तक आखिरी दिन दिया गया है। मतलब जब इजराइल में जो अगला चुनाव होना है वो अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होने की बात कही जा रही है। तो मतलब जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू और बाकी लोग इजराइल में चुनाव करने जाएंगे, उससे ठीक एक हफ्ते पहले ये टेंडर की मियाद ख़त्म हो रही है। यानी कि तब तक ये मामला एक्शन में कम, लेकिन पॉलिटिकली बहस में ज़्यादा दिखाई देगा। तो होता यह है कि जेरूसलम वो जगह है जो कि दुनिया भर में एक पवित्र सिटी में गिना जाता है। जैसे हमारे लिए वाराणसी है या काशी मथुरा है, उसी तरीके से मान लीजिए जैसे मक्का मदीना इस्लाम धर्म के लिए बहुत पुण्य की जगह है, उसी तरह से जेरूसलम को दुनिया में होली सिटी के तौर पर माना जाता है। और संयोग की बात देखिए कि जेरूसलम में यहूदियों का सबसे पवित्र धर्मस्थल पश्चिमी दीवार, वेस्टर्न वॉल भी है। ईसाइयों के लिए वो जगह कितनी खास है, आप ये समझिए कि जेरूसलम के एक इलाके बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो प्रभु ईसा मसीह का वो जन्मस्थान है। उसके बाद है जेरूसलम में जो अलक्सा मस्जिद वाला जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में ही वो जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि
ईसा मसीह को वहाँ पर सूली पर चढ़ाया गया था और फिर उनको दफनाया गया था जब बाद में वो पुनर्जीवित हो गए थे। तो ईसाइयों के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक तौर पर संवेदनशील और महत्वपूर्ण जगह है, और इस्लाम के लिए तो है ही, क्योंकि वहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद है। अब अल-अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद आप कह सकते हैं। संयोग की बात है कि मुझे जेरूसलम बार बार जाने का मौका मिला और इन सभी धर्म स्थलों पर जाने का, वहाँ पर लोगों के कामकाज या फिर लोगों के पूजा पद्धति को देखने समझने का मौका मिला। और वहाँ जाकर आपको दोनों चीज़ें समझ में आती है कि आपको सच में लगता है कि आप एक पवित्र भूमि में खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको इस बात का भी एहसास होता है कि ये दुनिया के सबसे तनावपूर्ण और संवेदनशील इलाकों में से एक है। लेकिन खैर, जेरूसलम का इतिहास आप जानते ही हैं। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं कि उसको लेकर राजनीति क्या हो रही है। तो देखिए क्या है ना कि वहां पर जेरूसलम के पास जो हिस्सा है, वैसे तो 1948 में जब यहूदियों को इजराइल में बसाया गया था और फिर उस समय से लेकर आज 2026 तक में इजराइल की टेरिटरी लगातार बढ़ती गई। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हर जंग के साथ इजराइल की टेरिटरी बढ़ती जाती है। और आज भी देखिए तो जब गज़ा में अक्टूबर 2023 में हुए हमास के हमले के बाद से जब इजराइल ने गज़ा में युद्ध शुरू किया, बहुत से लोग मारे गए। उसके बाद से आज इजराइल की फ़ौज जो है वो गज़ा के एक बड़े इलाके पर अपना कब्ज़ा किए हुए है और वो कह रहे हैं कि हमास जब तक हथियार नहीं छोड़ेगा हम उसको छोड़कर नहीं जाएंगे। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप पीस एग्रीमेंट की बात करते हैं। तो अभी गज़ा का मसला चल ही रहा था, वो मसला अभी रुका नहीं था। लगातार बाकी दुनिया से इस बात का दबाव था कि इजराइल इस बात के लिए सहमत हो कि दो देश वहाँ पर बने, एक इजराइल होगा, एक फ़िलिस्तीन होगा। और जो फ़िलिस्तीनी लोग, भले ही वो छोटा देश बने, लेकिन वो फ़िलिस्तीनी लोग जहाँ पर रहते हैं वो उनका देश बने। तो अब दिक्कत यह है कि जो फ़िलिस्तीनी लोग जहाँ जितने से इलाके में रहते हैं वो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। बीच में बहुत सी ऐसी ज़मीन है, मसलन कि अगर आप तेल अवीव से जेरूसलम की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ सड़क के एक तरफ इजरायली कब्जे वाला इलाका है, दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनी कब्जे वाला इलाका है। और बहुत बार अक्सर ये होता है कि इजरायली सैनिकों और फ़िलिस्तीनी लोगों के बीच में, ख़ास करके किसानों के बीच में कई बार आपको संघर्ष देखने को मिलता है और कई बार वो संघर्ष जो है वो हिंसा में तब्दील होते हुए दिखाई देता है। तो इन सब के बीच में जो महत्वपूर्ण बात है कि अब इजराइल की सरकार ने एक फ़ैसला किया है। अभी तक तो इजराइल की सरकार व्यस्त थी, पहले गज़ा में लड़ाई लड़ने में, फिर लेबनान में, फिर ईरान के साथ जंग लड़ने में व्यस्त थी। अब जबकि ब्रेक चल रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाहते हैं कि अभी थोड़े दिन तक जंग ना हो। वो ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध और नाकेबंदी की बात करते हैं, लेकिन हमको और आपको सबको पता है कि अमेरिका को इस वक्त दरअसल एयर डिफेंस मिसाइल की भारी कमी है और पूरी तैयारी करने के लिए अमेरिका को वक्त चाहिए। तो वो मोहलत पाने के लिए उन्होंने अभी थोड़े दिन के लिए युद्ध को कहें तो एक तरह से विराम कर रखा है, एक ब्रेक छोटा सा दे रखा है। अब इस बीच में इजराइल ने सोचा कि चलो जब तक उधर खाली हैं तो कुछ और नया किया जाए। तो उन्होंने नया करने का फैसला ये लिया कि उन्होंने ये तय किया कि जो जेरूसलम के पास जो टेरिटरी जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय E1 के नाम से जानता है, यानी कि ईस्ट 1 के नाम से जानता है, और वो लगभग 12 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जहाँ पर कि फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं। और उन इलाके को में इजराइल अब अपना घर बनाना चाहता है। लगभग वहाँ पर इजराइल का प्लान है 3600 के करीब घर बनाने का, जिसमें से पहले राउंड का जो टेंडर निकाला गया है वो लगभग 1200 घर बनाने का टेंडर निकला है। अब ये जो टेंडर है ये दरअसल पूरी दुनिया में इस वक्त जो है तनाव का सबसे बड़ा कारण बन गया, क्योंकि फिर सबको पता है कि इजराइल और फ़िलिस्तीनी लोगों के बीच जो है वो संघर्ष बढ़ेगा इस टेंडर को के नाम पर, क्योंकि बार बार फिर यही कहा जाएगा कि इजराइल ने एक नया तरीका निकाला है फ़िलिस्तीन की ज़मीन को कब्ज़ा में करने के लिए, क्योंकि ये विवादित इलाका था और वहाँ पर इजराइल को नहीं करना चाहिए। लेकिन इजराइल सरकार की दलील ये है कि जिस इलाके में वो बनाना चाहते हैं वो उनकी जो एग्रीमेंट हुआ था, ओस्लो एग्रीमेंट, उसके तहत वो उनके कब्ज़े में आता है और वहाँ पर इजराइल की सरकार को ज़मीन पर प्लानिंग करने का या उसके डेवलपमेंट करने का अधिकार है। लेकिन अब है क्या, देखिए व्यवहारिक तौर पर दिक्कत क्या आती है। मान भी अगर लिया जाए कि इजराइल की सरकार की जो दलील है वो तकनीकी तौर पर या कानूनी तौर पर सही है, अगर मान भी लें आप, तो दिक्कत ये आती है कि अगर आप उस पूरे टेरिटरी को नक्शे पर देखें तो सबसे ऊपर में आपको रामल्ला दिखाई देगा,
उसके बाद नेबुलस है। फिर आप जब नीचे में आप आते हैं तो आपको ईस्ट जेरूशलम का हिस्सा दिखाई देगा। उसके बाद जब आप फिर नीचे आते हैं तो सबसे लास्ट में दक्षिण में जो है वो हेब्रोन का इलाका आपको दिखाई देता है, और फिर बेथलेहम का इलाका दिखाई देता है। तो ऊपर में रामल्ला और नीचे में बेथलेहम, और इसके बीच की जो टेरिटरी है उसकी टेरिटरी में कहीं पर इज़राइल, कहीं पर फ़िलिस्तीनी इलाका है, खास करके ईस्ट जेरूशलम का जो इलाका है वहाँ पर। तो अब अगर उसके बीच में एक कॉरिडोर पर अगर इज़राइल ने अपने घर बना लिए तो होगा ये कि उत्तर का इलाका और दक्षिण का जो इलाका फ़िलिस्तीनी इलाका है उसके बीच में कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही एक जो पहाड़ी है वो पहाड़ी बहुत ही डीप है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर रोड बनाना या एक इलाके को दूसरे इलाके से कनेक्ट होने में दिक्कत आएगी। और हेब्रोन में भी यहूदियों का एक धर्मस्थल है, वो मानते हैं कि वहाँ पर उनके पूर्वजों के कब्र है, वहाँ पर उनके पूर्वज निवास करते हैं। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं यहूदियों के लिए, पश्चिमी दीवार और हेब्रोन। वहीं दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए वो उनके ज़मीन का मसला है, उनके अस्तित्व का मसला है। तो वैसी स्थिति में रामल्ला और नेबुलस, जेनीन, तुलकरम, ईस्ट जेरूशलम के कुछ इलाके, और फिर नीचे में आप हेब्रोन और बेथलेहम का इलाका देखें तो ये सब फ़िलिस्तीनी इलाका है, जिसको लेकर आमतौर पर बाकी दुनिया ये मानती है कि अगर इजराइल के साथ राजनीतिक समाधान निकला तो बातचीत के जरिए फ़िलिस्तीन नाम के देश को बनाया जा सकेगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक के इस इलाके में जो है सो उसमें अपनी एक नई सेटलमेंट बनाने का फैसला किया, और ये सेटलमेंट दरअसल संयुक्त राष्ट्र को और यूरोपीय देशों को मंजूर नहीं है। और ज़्यादातर यूरोपीय देश ने, फिर चाहे उसमें ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, इन सब ने एक संयुक्त बयान जारी करके इजराइल को आगाह किया है कि इजराइल ऐसा ना करे। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि ये मसला अब राजनीति का भी है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि अभी चुनाव होने हैं, इजराइल में चुनाव है, तो वैसी स्थिति में इस तरह के मसले अभी उठेंगे, अभी कुछ और तनाव होगा। लेकिन मुझे इसमें जो सबसे बड़ी चिंता लगती है वो ये कि अभी तक जो लड़ाई आपने गज़ा में देखी थी, अभी तक जो लड़ाई आपको लेबनान में या फिर सीरिया में या ईरान में दिखाई दे रही थी, उस लड़ाई का एक बड़ा रूप जो है आपको अब वेस्ट बैंक में दिखाई देगा, क्योंकि वेस्ट बैंक में इस सेटलमेंट के पक्ष में और खिलाफ में दोनों पक्षों के बीच में संघर्ष बढ़ेगा। इजरायली सिक्योरिटी फोर्स और फ़िलिस्तीनी लोगों के बीच में संघर्ष बढ़ने का परिणाम होगा कि बहुत से बेगुनाह लोग इसमें मारे जा सकते हैं। तो ये सब कवायद शुरू हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसी जंग है जो इजराइल ने शुरू की है, इसके बावजूद कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसके खिलाफ है। लेकिन चूंकि इजराइल आगे बढ़ने को तैयार है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि टेंडर से शुरू हुई ये कार्रवाई दरअसल एक नई जंग को आगे बढ़ा सकती है, और उसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।